हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पे जैसा कि आपने पता है कि ये भैया चौथा वीडियो आ चुका है इस पूरी सीरीज में, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम के। और जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आपके पास नोटिफिकेशन भी आया था, फॉर्म फिल किया, जुलाई में एग्जाम भी होने वाला है उसका, जुलाई अगस्त के आसपास में। तो उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जहाँ पर वेटेज ज़्यादा है कंप्यूटर का, जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देने वाले 30 और जहाँ पर मिलने वाले हैं मैथ्स के 25 सवाल, 55 सवाल 100 में से इन्हीं दो विषयों से मिलने वाला है। तो मैथ्स के जो प्रिपरेशन है उस पर हमें पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का तरीका कैसा वाला होगा, ताकि हमें आसानी हो जाए हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये रीज़न की वजह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर यहाँ जो सोल्यूशन इसको लेकर आया हुआ है। ये है 2016 का पेपर, पार्ट 1 इसका आ चुका है, पार्ट 2 हम करने वाले हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और तब जाके आपका प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे एक नए सवालों के साथ, एक नई सवालों की लिस्ट लेकर आएंगे एमसीक्यू वाली मैथ्स के क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 25 नंबर मैथ्स के, ये आपको गारंटी मैं दे सकता हूं कि इनमें जो पढ़ोगे आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकती है, या नंबर चेंज होकर पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। ये गारंटी के साथ आपकी बात की जाएगी। तो आपको बने रहना है यहीं पर। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने ऐप में, यानी कि वेदांत इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर पे एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का। वहाँ पर ये तैयारियां कराई जाती है पूरी की पूरी, हर एक तरीके को ऑर्गेनाइज तरीके से, सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर यूट्यूब के अंदर पे हम आपको एमसीक्यू कराते रहते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें जो पढ़ चुके हैं उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। जो नहीं पढ़ चुके वो ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर मिलती है। तो आप ऐप हमारा विजिट कीजिएगा, वेदांत प्ले स्टोर में जाइएगा, वेदांत इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर पे कोर्स पे जाइएगा, उस कोर्स के अंदर पे डेमो क्लासेस हैं कि क्लासेस किस तरह से होती है, एक बार जायजा लीजिएगा और फिर आइएगा यूट्यूब के अंदर पर या फिर ऐप के अंदर पर ही क्लासेस के अंदर। ठीक है, चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, ये वाला। मैं जो क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा आपको, वो जो सोल्यूशन होगा वो एक बेसिक तरीके से होगा, ट्रेडिशनल वे पे होगा, क्योंकि आप जो सब बैठे हुए हैं, क्या या तो बहुत बिगनर होंगे, शुरुआती दौर में होंगे, या बहुत एक्सपर्ट होंगे, या मीडियम पे होंगे, बहुत पढ़ा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं पढ़ा है, बीच में। तो मैं एक लिहाज से जो तरीका हम लोगों ने स्कूल तक में सीखा था, 10th तक में जो पढ़ाई की थी आप लोगों ने, उसी हिसाब से सोल्यूशन दूंगा। शॉर्टकट हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट क्योंकि हमारे जो बच्चे तरीके से पढ़ते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं, उनको ट्रेडिशनल तरीका भी आता है, उनको शॉर्टकट भी आता है, उनको एक और तरीका भी आता है, तो 2-3 तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। बट क्योंकि ओपन एंडेड है, यहाँ हर तरह के लोग बैठते हैं, मुझे पता नहीं आपकी तैयारी किस तरह से है, इसलिए मैं आपको एक जनरलाइज तरीका सिखाऊंगा जिससे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक पैटर्न के लिए होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, जो बेसिक मेथड होता है, वो हर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला। ये क्वेश्चन जो है, टॉपिक बता दूं मैं, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है और डिस्काउंट से लिया गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इफ अ शॉपकीपर मेक्स 12% प्रॉफिट, मेक्स 12% प्रॉफिट यानी कि 12% लाभ कमा रहा है आफ्टर सेलिंग, बेचने के बाद एक किताब को, जिसमें उसने 10% डिस्काउंट दिया, गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उस पर। तो ये बताना है कि जो परचेस प्राइस यानी कि इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और जो प्रिंटेड प्राइस है जिससे हम मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, उनका अनुपात क्या होगा उस किताब का। एक दुकानदार एक किताब को छापे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य यानी कि प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 चीजें पिक्चर में आती है सर। एक को बोलते हैं सीपी, वही चीज क्या है सर, यही आपका कॉस्ट प्राइस है, यही आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, नाम एक अलग अलग है लेकिन उसका काम एक ही होता है। ठीक, सबसे पहले पिक्चर में क्या आता है, टॉपिक के अंदर पे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आएगा। इसमें आपने इस पेन को आपने मान लीजिए खरीदा था, इसके बाद आपने क्या किया, दुकान में जैसी पेन को खरीद कर लेकर आए इस जगह से, आपने क्या किया, उसमें स्टिकर चिपका दिया। भैया एक काम करते हैं, इसमें जगह स्टिकर और स्टिकर में रहेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट लगाने के लिए, क्योंकि आप बढ़ा के बनाओगे, 100 रुपए का पेन लेकर आए, आपने लगा दिया स्टिकर 150 रुपए का, तो उसके बाद आपने बेचा। जब बेचते हो तो आप क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो। 150 रुपए की पेन है, एक काम करो, सिर्फ आपके लिए मैं इस पेन को दे रहा हूं आपको 135 रुपए में, यानी कि आपने 10% डिस्काउंट दिया और 135 पेन को बेच दिया। तो आपने बेचा 135 में, पेन एक्चुअली लिया कितने में थे आपने, 100 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हो गया, 35% का, 10% डिस्काउंट भी दिया। तो दुकानदार भी खुश है,
लाभ कमा के, और जो आपका खरीदार है वो भी खुश है, डिस्काउंट पा के, सब खुश है यहाँ पे, ठीक है। बट हमारे क्या बोला, डिस्काउंट दे रहा है सर कितना, डिस्काउंट जो रहता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ठीक है सर। और लाभ कितने का हो रहा है, तो सर लाभ जो हो रहा है ना वो हो रहा है आपका 12% का लाभ हो रहा है, ये हमको दे के रखा हुआ है। तो मैं इसमें ये मान लेता हूँ कि जो अंकित मूल्य है इस किताब का वो है 100 रुपये सर, ठीक है। उस किताब में जो उसने मूल्य को अंकित किया था वो था 100 रुपये का, ठीक है। कितने का लिया था नहीं पता करेंगे अभी। इसने बेचा 10% डिस्काउंट देके 10% का कम कर दिया, यानी कि 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये होता है। तो 10 रुपये डिस्काउंट मतलब माइनस कर देना। तो पेन कितने बेचा होगा, तो उसने पेन को बेचा है 90 रुपये में। कितने बेचा, 90 रुपये में। अभी आपको यहाँ पर सीपी निकालना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। सर मुझे सीपी फाइंड करना है, मुझे विक्रय मूल्य पता है कि हाँ सर पता है, ठीक है, मुझे विक्रय मूल्य जो है वो पता है, ये निकालना है, ये मुझे पता है। क्या मुझे प्रॉफिट लॉस पता है क्या सर, हाँ मुझे प्रॉफिट लॉस ही पता है, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का, 12% का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 बटे प्रॉफिट में होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। एसपी कितना है सर, तो बोलना एसपी जो है वो 90 रुपये इंटू 100 बटे कितना आ जाएगा सर, 112 आ जाएगा। कितना आ गया, 112 आ गया, इतना रख देते हैं। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। हमने अंकित मूल्य क्या माना था, 100 माना था। अब कुछ नहीं करते हैं सर, इसको हूबहू लेके रख देते हैं। हमें क्या निकालना है, अनुपात किसका, क्रय मूल्य का और प्रिंटेड मूल्य का, यानी कि सीपी अनुपात एमपी, हमें ये निकालना है सर। हाँ, सीपी कितना आ गया गुरु, तो 90 गुणा 100 बटे 112 अनुपात ये कितना है, ये सर 100 लिखा हुआ है, इसको काट दो भैया, तो क्या बचेगा सर, 90 इधर रहेगा, 112 को यहाँ फेंक दो, क्या बचेगा, तो सीपी और एमपी का आपका ये अनुपात निकल कर आ गया। ये अभी परफेक्ट फॉर्म में गया नहीं, इसको और डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ काटेंगे सर, तो ये हो जाएगा 2 से कटा 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 56। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 45 अनुपात 56। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, हाँ सर दिख रहा है, क्योंकि और कैंसिल नहीं होगा। अब इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 आ चुका है, मतलब परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है। ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, दोनों नहीं होने वाले, मतलब ये दोनों जो है ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये इसका फाइनल रेशो है, और वो कितना आ जाएगा 45:56। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। मैंने बेसिक तरीके से बताया इसको, मैंने कोई शॉर्टकट कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया, और ना मैं बताने वाला हूँ आपको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल रहा आपके सामने ये कि किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाती है सर, ठीक है। ये इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में आपको मैं बोल बताऊंगा, अंग्रेजी में लिखा भी बगल में, हालांकि ये रहा, ठीक है, अंग्रेजी में ये रहा। मैं दोनों चीज को पढ़ के सिखाऊंगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड, हो जा भाई, what will be the change in its height so that the volume remains unchanged, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या को अगर हम दुगना कर देते हैं तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो अपरिवर्तित रहे। समझ में आ गई बात। तो सर बेलन है, तो बेलन मतलब क्या हो जाएगा, किसी बात कर रहा है सर, यहाँ पर उसके आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। आकार कैसा है, तो बोला सर आप जो है ये आकृति किसकी है, बेलन की आकृति है, ठीक है। किसी बात कर रहा है, त्रिज्या को दुगना कर दे रहा है, तो पूछ रहा है ऊंचाई में क्या होगा सर, ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा। मैंने माना कि अभी हमारे पास, चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कभी कभी को अच्छा लगता है ये। ये हो गया आपका सिलेंडर सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, जिसकी त्रिज्या ये कितनी होगी, मैंने मान लिया r है सर। ये कितनी सर, इसकी ये ऊंचाई है, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका आयतन कितना आ गया, इसको वॉल्यूम कहते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो बोलना सर ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरीके से अब बोला कि मैं दुगना कर रहा हूँ, किसको, त्रिज्या को दुगना कर दे रहा हूँ, तो सर्कल क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं आना है,
आयतन है परिवर्तन। आपने क्या किया, लंबा सा पाइप ले लिया इतना बड़ा, पानी जितना भर दिया उसमें, अब बोला सर पाइप चौड़ा नहीं है, पतला सा पाइप है, लेकिन अगर मुझे मोटा पाइप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जब पाइप मोटा हो जाएगा तो पाइप की हाइट क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि पानी तो मुझे उतना ही भरना है जितना बड़े वाले पाइप में भरा हुआ था, और पानी उतना ही आएगा जो छोटे पाइप में आएगा। बड़े पाइप की बात करें तो उसका जो त्रिज्या थी छोटी थी, कम थी, जब छोटा पाइप कर दोगे तो त्रिज्या को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ताकि पानी उसके अंदर पे उतना ही आए जितना वो छोटी त्रिज्या वाले पाइप में पानी आया हुआ था। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी कितनी होगी सर, 2r हो गई। ये कितनी होगी, इसको मैंने मान लिया सर ये x हो गया, हाइट है उसको x मान लेता हूँ। आयतन कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना ये था, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलना 2r का स्क्वायर गुणा h की जगह क्या लिख दोगे आप, x लिख दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। ये दोनों आयतन बराबर होने चाहिए, ठीक है, यही तो कह रही है। तो पाई r स्क्वायर h बराबर पाई, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये x, ये पाई कट गया, ये पाई कट गया, ये r स्क्वायर कट गया, ये r स्क्वायर कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलना सर h/4 हो जाएगा। जो x है, जो नए वाले बेलन की ऊंचाई है, वो पुराने वाले बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बोलना सर 1/4 गुना हो गया, 1/4 गुना। बट क्या ये प्रतिशत में दिया कि गुणे में दिया है, प्रतिशत में दिया हुआ है। 1/4 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो बोलना सर 1/4 का प्रतिशत हो जाता है 1/4 गुना 100%, यानी कि 25%, यानी कि कितना हो जाएगा, 25% किसका, आपकी ऊंचाई का। जो पहले की ऊंचाई थी, ठीक है, उसका यानी कि जो h था उसका 25%। तो कहीं दिख रहा है क्या, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%, यही जवाब है बिल्कुल। ये आपकी प्रारंभिक ऊंचाई थी h, उसका कितना, 25%। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जो बहुत बेसिक शुरुआत में है पढ़ाई के, वो लोग क्या करें, वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ाई करें कि वो डायग्राम बना के काम करें, क्योंकि जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका मेंसुरेशन, यानी कि ये है क्षेत्रमिति। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, क्षेत्रमिति के अंदर पर आपको वॉल्यूम और आपको एरिया इस चीज़ पढ़नी पड़ती है। 2D और 3D होता है। ये टॉपिक जो है 3D का है, जहाँ पर हम बेलन पढ़ रहे हैं, जो कि आपका, जिसमें आपको आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को सही समझ लिया ना एक बार पढ़ के, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि हम सवाल को सही समझ लें, और सवाल में क्या पूछ रहा है इसको परख लें, और सवाल में किस तरह से हमको आंसर देना है इसका अंदाज़ा आपको मालूम चलता है ऑप्शन से। अगर मैं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट क्योंकि ऑप्शन में वो गुणे में नहीं दिया हुआ है, कितना गुना होगा, या फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया गया। तो आप बेसिक सब जानते होंगे कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 टू दैट फ्रैक्शन, यू विल गेट द परसेंटेज। हमने वही काम किया, हमने 1/4 पे 1/4 पे हम लोगों ने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 25% वही है। और किसका, h का, h क्या है सर, प्रारंभिक ऊंचाई, यानी कि इनिशियल हाइट जो थी उसी हाइट का 25%। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, चलिए, ये सेम चीज़ है, लिखा हुआ है 25% ऑफ द इनिशियल हाइट, वही चीज़ है, आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। वो कहता है कि यदि कॉफ़ी के दाम में 10% की, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा हो जाता है, इजाफा मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपने खर्च कम करने होंगे जिससे उसकी कोई परिवर्तित खर्च ना उठाना पड़े। ठीक है, अब तुमको ना ये छोटा सा मैं चीज़ समझाता हूँ। पेट्रोल की बात करते हैं, सबसे प्यारा एग्जांपल पेट्रोल ही फिलहाल अभी तो है ना। मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल दाम कितना था, 50 रुपये, इससे कम था इनफैक्ट। ठीक है, और अभी जो पेट्रोल दाम है वो 100 रुपये है, और इससे ज़्यादा ही इनफैक्ट अभी भी। ठीक है, तो 50 रुपये और 100 रुपये, समझते हैं बात को। मेरे पिताजी बोले, बेटा एक काम कर, मैं तुझे ना हर हफ्ते 500 रुपये दूंगा, बहुत है अभी मेरे लिए भी। ठीक है, कितना देंगे, 500 रुपये देंगे। बोले मैं तुझे हर हफ्ते 500 रुपये दूंगा, तू उस गाड़ी, उसका तू गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल का इस्तेमाल करना। ठीक है, तुझे पेट्रोल के लिए मैं 500 रुपये महीने का, हफ्ते का दूंगा। ठीक है, तो जब मुझे, ठीक है, ये प्रति लीटर है, ये प्रति लीटर है। जब मेरे पिताजी ने मुझे हफ्ते में 500 रुपये दिया, और 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है, 50 रुपये का आता है, तो मेरी जो कैपेसिटी, क्वांटिटी बनेगी, कितनी बढ़ेगी सर, मैं एक हफ्ते में 10 लीटर पेट्रोल बढ़ा सकता हूँ। यानी कि जब मैं अपने घर से अपने कॉलेज जाता था ना, तो मैं कॉलेज सीधा नहीं जाता था, मैं कॉलेज पूरा शहर घूम के पहुँचता था। क्यों, पेट्रोल बहुत है ना मेरे पास, 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, गाड़ी का एवरेज भी अच्छा था, तो मैं पूरा शहर वहर घूम के पहुँचता कहाँ था, कॉलेज पहुंचता था। और जब कॉलेज से घर आना होता था तो भी पूरा शहर नाप के मैं घर पहुंचता था। पेट्रोल बहुत है ना मेरे पास क्योंकि, और कॉलेज में जाता था 2-3 दिन के लिए बस। ठीक है, अगला, अब जब पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपये प्रति लीटर हो चुका था, कितना हो गया था, 100 रुपीज़ पर लीटर। पापा ने बोला, बेटा देखो पैसे तो 500 मिलेंगे पेट्रोल के लिए,
ठीक है, पेट्रोल का पैसा बढ़ाऊंगा नहीं मैं। तो पापा ने 500 रुपये दिए, तो अभी 1 लीटर कितने का आ रहा है? 100 रुपये का। मेरे पास कितने हैं? 500 रुपये। पापा ने कितना दिया मुझे? 500 रुपये। तो कितना पेट्रोल भरा पाऊंगा सर? मैं अब सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल ही भरा पाऊंगा। तो जो पहले बंदा पूरा शहर नाप के कॉलेज पहुंचता था, पूरा शहर नाप कर घर पहुंचता था, वही बंदा अभी अपने घर से कॉलेज जाने का शॉर्टकट ढूंढता है। भाई गली गली निकल जाऊंगा, क्यों? पेट्रोल बहुत नहीं ना, कमी है ना मेरे पास, पेट्रोल की बहुत कमी है। पहले 10 था, 5 हो गया। तो आपने क्या देखा कि पेट्रोल की कमी में बढ़ोतरी होने की वजह से मेरे कंजम्पशन में, मेरे पेट्रोल की खपत में, इस्तेमाल में क्या हो रही है? कमी आ रही है, कमी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पेट्रोल में जो खर्चे मिलते थे ना, वो अभी बराबर है। उसी तरीके से एक महिला, क्या जब एक कॉफ़ी का शौक है उसे, कॉफ़ी के दाम में अगर 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी वजह से उसे क्या करना पड़ेगा? कॉफ़ी पीना कम करना पड़ेगा, ताकि कॉफ़ी पे होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पर कितना फर्क आ गया? तो सर बोलना पहले के मुकाबले अगर देखें तो 5 लीटर का फर्क है। कितने में से? पहले 10 का था, अब 5 हो गया। प्रतिशत का कितना हो जाएगा? तो बोलना मुझे 50% की कमी करनी पड़ी, किसमें? अपने पेट्रोल की खपत में। वही चीज़ को इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले, ठीक है, वही चीज़ इस्तेमाल हम यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे क्या होगा सर? आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये प्राइस लिखते हैं, आप इस, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इस चीज़ को ना, बट फिर से वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ रहा है। प्राइस है और कंजम्पशन है, खपत, इसको कंजम्पशन को खपत कहते हैं। भाई अंग्रेजी में समझनी पड़ेगी, क्योंकि 5 नंबर का इंग्लिश भी आएगा। अगर प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। दाम बढ़ेंगे तो उसके इस्तेमाल में कमी करनी पड़ेगी, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो मुझे उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। अगर मैंने माना कि इसमें A% की वृद्धि हो रही है या यहाँ पर A% की कमी हो रही है, तब क्या होगा? तो सर बोलना खपत कितना कम करना पड़ेगा? तो खपत कम करने की, यही लिख दूं क्या बगल में? हाँ, तो बोलना सर A कम करना है ना, कम करना है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या कम करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बढ़ रहा है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। कम हो रहा है मतलब नीचे प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फॉर्मूला रखो। अगर ये कम हो रहा है और खपत कंजम्पशन बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे बढ़ाना पड़ेगा, नीचे कम करना पड़ेगा, तब जाके और वैल्यू क्या होगी? बढ़कर आएगी, ठीक गुरु। सर प्लस क्यों कर दिए? प्लस नीचे की है ना बेटा, ठीक है। अगर किसी भिन्न में नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अगर किसी भिन्न में नीचे की वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बढ़ रही है तब जब नीचे कम हो रहा है, कम हो रही कब? जब नीचे बढ़ रहा होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या वाला कंसेप्ट है सर? ये वाला कि ये वाला? तो दाम में 10% का इजाफा, बढ़ोतरी, मतलब ये वाला। तो हमारा A कितना है सर? 10% है, तो 10 बटे कितना? तो 10 + 10 गुणा 100%। तो कितना हो जाएगा? तो बोलना 100 बटे 110 गुणा 100%। तो ये कट गया, तो ये 1/11 का 100%। अब आपने अगर पढ़ा तो नहीं है मुझसे भी, शायद अगर आप ऐप क्लास में है तो समझ में आता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 1/11 से करके हमने बहुत सारे भिन्न का प्रतिशत निकाला हुआ है। अगर 1/11 का प्रतिशत में देखूँ तो कितना आ जाएगा? तो बोलना सर 9 सही 1/11%, ठीक है। तो ये अब आप देखो, सॉल्व कर दो। नीचे 11 है ना सर यहाँ पे, तो प्रतिशत में भी 11 नीचे आएगा, भिन्न में भी, हर में भी। तो एक ही जगह 11 दिख रहा हो, कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आप ये भी नहीं पता होता ना आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आपका आंसर मिल चुका होता। तो 9 सही 1/11%। क्लियर हो गया? इसका भी प्रूफ होता है, इसका भी प्रूफ होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ो, नहीं, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर भी नहीं तो आप कमेंट करके बोलो सर नहीं समझ में आ गया। पूछूंगा कौन सा क्वेश्चन, बताना ये क्वेश्चन, फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा कर लेती है। अच्छा, स्टेशन नहीं आया, मतलब एक जगह से निकली और अगली जगह पर पहुंच जाती है बिना रुके, तो उसको लगते हैं 8 घंटे। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, मतलब अगर ट्रेन की चाल अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको बढ़ाकर 105 कर दिए होते, तो हमें क्या करना पड़ता? उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लिया जाता। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति कितनी है? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन? ठीक है, a train completes a journey without stopping in 8 hours. If the speed of the train had been 5 km/h more, the train would have completed the journey in 6 hours 40 minutes. Then the initial speed of the train would have been क्या हो सकती है? मैंने माना सर कि जो स्पीड है, जो चाल है, प्रारंभिक चाल है, वो कितनी है? मैंने मान लिया सर वो है s किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ तो तय हो गई सर,
यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी कि एक जगह से शुरू करना है और एक जगह अंत करना है। मान लो आप दिल्ली से लेकर नागपुर जा रहे हो, तो आपका जो दिल्ली है वहीं रहेगा, नागपुर जो है वो वहीं रहेगा। आप स्पीड कम ज़्यादा करोगे तो आप जल्दी या देर से पहुँचोगे, ठीक है। लेकिन दिल्ली जहाँ पर है वहीं रहेगा, नागपुर जहाँ पर है वहीं रहेगा, वो दोनों नहीं बदलने वाले हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। डिस्टेंस क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। जो दूरी है वो दूरी तो वही रहेगी ना सर, कोई दिक्कत हो ना उसके अंदर पे, दूरी यही रहेगी, ठीक है। अभी जो नई चाल हो गई वो कितनी आ गई? तो जो नई चाल है वो कितना हो जाएगा सर? अभी अगर पहले एस था कितना हो जाएगा? S+5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो, ये टॉपिक का नाम क्या है? ये टॉपिक जो है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। चाल, दूरी, समय। तो यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए रहती हैं, एक निकालना रहता है, 2 पता होती है, ठीक है। समय कितना दे के रखा हुआ है? तो बोला समय जो लगता था पहले 8 घंटे लग रहे थे, अभी समय कितना लगा? नया समय, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 6 घंटे 40 मिनट, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट। मिनट और घंटे बदल दो भाई, कितना हो जाएगा? तो 40/60, यानी कि 6 सही 2/3 घंटे, यानी कि वो 20/3 घंटे लग रहे हैं। अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? बोला सर समय कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका? दूरी कॉमन है सर, ठीक है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर दूरी बराबर कितना? तो सर दूरी बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दूरी बराबर कितना? बोलना स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दोनों में डिस्टेंस है, दोनों ही इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, तो राइट भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो उसको इक्वेट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? S मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू S+5 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3S बराबर S+5। ये कितना आ जाएगा? तो बोलना ये 2S बराबर 5। कितना आ जाएगा? 2S बराबर 5, ठीक। तो ये चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। तो S बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी बेटा 20 था ना, मैं 2 लिख दिया, सॉरी मैंने इसको 2 लिख दिया, बताओ ये भी सही है। तो ये 2 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा 5, 4 से करना, तो कितना हो जाएगा? ये 6S बराबर 5S प्लस 25। तो इसको यहाँ फेंक दो। मैंने सोचा कि 2.5 किलोमीटर कैसे होगी स्पीड, तो S बराबर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। चलो, कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या? ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। समझ में आ गया? क्या किया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने जब फॉर्मूले लगा दिए और उठा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और कुछ भी नहीं किया, एज इट इज सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात आपको? बोला हाँ आ गई, ठीक है। अगला सवाल कहाँ गया है? ये रहा। एक घासलेट टिन का 3/5वां भाग। ये समझो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उसको बहुत टफ बना देते हैं। क्यों? अपने डर से, अपने मैथ्स के डर से। भाई डरना तो है नहीं यार, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए ना, अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है ना, तो तुम चाहो या तुम ना चाहो, तुम्हें इस टॉपिक को, मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें इस विषय को पढ़ना पड़ेगा। इस विषय को पढ़े बिना तुम उस नदी को पार नहीं कर पाओगे जहाँ तुम्हारी मंजिल रखी हुई है, ठीक है। तो डर के पढ़ने से अच्छा है कि प्यार करके पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। इसको पसंद कर लेते हैं तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में ना। डर में रहोगे तो क्या होगा ना, कि सिर्फ तुम काम निकालने तक पढ़ोगे। लेकिन अगर तुम इसको प्रेम करके पढ़ोगे ना इस चीज़ से, तो तुम्हें ना ये मज़ा आएगा करने में। जब मज़ा आता है ना, तो तुम्हें ना मतलब कुछ पॉजिटिव फीलिंग आती है। और एग्जाम में भी वही रहेगा। एग्जाम में जब जाओगे तो पॉजिटिव फीलिंग, यार ये तो बनाना है कैसे भी करके। तो वो फीलिंग आने के लिए आपको इस विषय से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपको इस विषय से, जो विषय पर जो डर है ना, उस डर को भगाना पड़ेगा। तब जाकर आप इस विषय को, इस पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। एक घास है, टीन का डब्बा बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये डब्बा बना हुआ सर, ठीक, एक कैप है उसकी, ठीक है। ये डब्बा बना दिया गया। इसका कितना बड़ा भाग भरा हुआ है? तो 3/5, 3/5वां हिस्सा भरा हुआ है। एकदम सिंपल समझते हैं, ठीक है। 3/5वां हिस्सा, मतलब अगर मैं प्रतिशत में देखूँ कितना जाएगा, तो इसका परसेंट हो जाएगा सर आपका 60%। तो डब्बा कितना हो जाएगा? तो इसको मैंने मान लिया सर ये 60% भरा हुआ है, ठीक है। अभी ना वो इतना भरा हुआ है, ये पूरा हिस्सा जो ऊपर का जो है वो खाली दिख रहा है। पूरा जो है 100% होता है। अगर डब्बे की क्षमता की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 100% होती है, ठीक। चलो, एक टिन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, अच्छी बात है। इसमें से हमने क्या किया? 6 बोतल तेल निकाल लिया। मतलब कितना निकाला सर? इसमें से -6 बोतल निकाल दी।
और हमने उसमें 3 बोतल तेल क्या कर दिया, वापस डाल दिया। उसमें क्या कर दिया, 3 बोतल तेल हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो 6 निकाला, 3 डाल दिया, कितना निकाला आपने एक्चुअली, तो आपने सिर्फ 3 बोतल निकाली है। तो आपने इसमें से क्या करा है, 3 बोतल तेल निकाल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो टिन आधा भर जाता है। ऐसा करने से क्या हुआ, जो आपका टिन पूरा भर 60% भरा हुआ था ना, तो क्या हो गया, अभी ये सर सिर्फ 50% भरा रह गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इसको निकाल दिया, और वो कितना निकाला, आपने 3 बोतल निकाल दिया। तो कितने से कितना हो गया, तो पहले सर 60% से कहाँ पहुंच गया, 50%। कितनी बोतल निकालने से, 3 बोतल निकालने से, तो 10% कमी हो जाती है। 10% बराबर कितना हो जाएगा, 3 बोतल। ठीक है, 10% मतलब कितना हो जाएगा, 3 बोतल। अब क्या पूछ रहा है, तो टिन की क्षमता बताओ बोतलों में, टिन की क्षमता बताओ। टिन की क्षमता मतलब डब्बे की क्षमता कितनी होगी, 100%। तो मुझे इसको 100 करने क्या करना पड़ेगा सर, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 100% मतलब पूर्ण क्षमता कितना हो जाएगा, उस डब्बे की कितनी है, तो बोलना 30 बोतल की क्षमता है सर उसकी। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। आया समझ में, क्या किया, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं किया, प्रतिशत बदल दिया। 60% था, 10% हो 50% हो गया, तो 10% कमी आ गई कब, जब 3 बोतल निकाल दी गई। मतलब 3 बोतल की क्षमता 10% खाली करने की है, 10% की है, तो 100% की क्षमता मतलब पूर्ण क्षमता कितने की होगी, 100 का 10 का 100 करने के लिए 10 गुना किया, तो 3 का भी किया के 10 गुना करके कितना आ जाएगा, 30 बोतल आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझे। 10% बोतल टिन का डब्बा खाली करने के लिए 3 बोतल लगती है। तो अगर 100% की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पे 10 गुना करूँगा तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुना करूँगा, मुझे बोतलों में इसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी, और वो 30 बोतल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अगला सवाल देख लेते हैं, ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है, कैची सवाल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चित्र में जो दिया गया है, आपको मैं ये याद भी करा दूंगा, दोबारा आपको जीवन में कभी उसको सोचना नहीं पड़ेगा, उठा के सीधा आंसर निकाल देना। कैसे, देखो सर, अभी ऐसे मेरे सामने एक फिगर बना हुआ है, एक पतंग दिख रही है, एक कैंची दिख रही है, तुम जो बोलोगे बना लो। नाम दे देते हैं, तुम्हारा नाम ए है, तुम्हारा नाम बी है, तुम्हारा नाम सी है, और तुम्हारा नाम डी है। बेटा तुम क्या बन गए, तुम एबीसीडी बन गए। ठीक है, अच्छी बात है। कितने कोण दिख रहे हैं आपको इसके अंदर पे, सर मुझे जो नज़र आ रहे हैं ना, वो कुल मिलाकर 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, और ये दिख रहा है सर 4 कोण। कितने कोण दिख गए, 4 कोण दिख गए। ठीक है, तो जब आपके पास किसी भुजा के अंदर, किसी आकृति के अंदर पर अगर 4 कोण होते हैं, तो जो उसका जो एंगल होता है वो कितना होगा, कुल 360 डिग्री होगा। इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो हाँ, पता कर लेते हैं, तो कुल 360 होगा, तो 54, ये नहीं पता मुझे कितना है। ठीक है, इसको y मान लो, 54 + 43 + 38 + y बराबर 360 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 8 15, 5 1 5 4 9 10 3 13, 135, और 360 - 135 कितना हो जाएगा, y बराबर 225 डिग्री होगा सर। कितना हो जाएगा, y बराबर 225, ये कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हुआ। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये पूरा एक सर्कल बन गया ना, पूरा सर्कल बना, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कुल माइनस ये, माइनस कितना y कर देना, क्योंकि इसमें ये कुछ है, इसकी वैल्यू पता है, पूर्ण 360 होता है। 360 में से अगर मैं इसको गायब कर दूं, यानी कि 360 में से अगर मैं 225 कर दूं, कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, और वही तुम्हारा आंसर होगा। दोबारा क्या करना, दोबारा कुछ नहीं करना सर, जो इसका जो कोण होगा ना, इसको अगर मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C, तो इन तीनों का योग कर देना, तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा। 54 + 43 + 38 वही इस कोण का मान होगा। ठीक है, तो कैंची प्रश्न तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे। यहाँ पे इन तीनों को जोड़िएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगला सवाल ये रहा। किसी लड़की नहीं, लकड़ी की बात हो रही है। ठीक है, गलत मत पढ़े करो, किसी लड़की की नहीं, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप की अगर बात करते हैं, एक लकड़ी का डिब्बा, एक लकड़ी का डिब्बा, ठीक है, लकड़ी का डिब्बा है ये। अब इसका जो बाहरी माप है ना सर, वो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा,
ठीक है, ये जो है ना उसके बाहरी माप है। मतलब लकड़ी जब तुम लगाते, तुम डब्बा देखे हो ना घर पे अपने, तो डब्बे में लकड़ी की बात करता हूं तो यार देखो अंदर कुछ और होता है। दीवार देख लो मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन इस कमरे में मुझे लग रहा है कि सर ये कोने से लेकर वो कोने तक की लंबाई होगी, लेकिन तुम जब बाहर जाओगे तो मालूम क्या चलेगा कि उसकी लंबाई आगे तक भी, क्योंकि इतना ईंटे का हिस्सा आगे तक रहता है ना गुरु, तो वो चीज़ वहाँ दिखती नहीं ना, अंदर से वो बाहर से दिखती है ना। उसी तरीके से अगर डब्बा रखा होता है, लकड़ी का बक्सा रखा रहता है, तो लकड़ी का चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। बाहर से अगर नापोगे तो लंबाई कुछ और आएगी, अंदर से नापो तो लंबाई कुछ और आएगी, करके देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये लकड़ी की क्या है सर, ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है, ये क्या है उसकी विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है। और कितना देके रखा है विड्थ के बारे में, तो 1 सेंटीमीटर विड्थ देके रखा हुआ है। ये क्या है विड्थ, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर एक डब्बा है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके का बना हुआ होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो बोला 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी पूरी उसकी 45 है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 45 है। अगर मैं उसकी कैपेसिटी की बात करूँगा तो ये तो ठोस हिस्सा रहेगा, तुम कुछ रख नहीं पाओगे, रखोगे कहाँ पर, अंदर में ही रख पाओगे ना, तो अंदर में रखने के लिए मुझे अंदर की लंबाई निकालनी पड़ेगी, और वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितना हो गया 45, इसमें से 1 यहाँ से कम कर दो, 1 यहाँ से कम कर दो, अंदर कितना हो जाएगा, बोला 43 सेंटीमीटर जो रहेगी वो अंदर की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो अब आपको उसकी चौड़ाई कम करनी है, तो सबके अंदर पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 26। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बक्सा है, बक्सा जो होगा घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी क्षमता मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, वो क्या हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 33540। ठीक है, 33540 ये आपकी वैल्यू मिलने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद। तो बेसिकली क्या निकाला हम लोगों ने, वॉल्यूम निकाला, आयतन निकाला, और आयतन निकालने के लिए आपने इसको चेंज किया, क्यों, क्योंकि लकड़ी जो थी वो चौड़ी है, वो विड्थ की विड्थ ज़्यादा है, करके आपने काम किया। ठीक है, अगला सवाल ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और फिर अपन क्लास को आज एंड करेंगे। बचा सवाल जो रहेगा वो अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आया बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसमें माप 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा। तो एक पेपर है सर, एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लंबाई कितनी है सर, बोलना 22 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसे फोल्ड किया अलॉन्ग विद द लॉन्गर साइड, लंबी भुजा की तरफ से उसे मोड़ा गया। मतलब इसको कैसे मोड़ेंगे सर, ऐसा मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। कागज को लेके रखिएगा और उसको मोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि ये कागज है। ठीक है, ये कितना दिख रहा है सर, ये है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 22 सेंटीमीटर, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। मुझे लंबी वाली भुजा के तरफ से क्या करना है, मोड़ना है। जैसे मैंने इसे मोड़कर क्या बना दिया, बेलन बना दिया। अच्छा बेलन बन जा भाई, मुड़ जा, बेइज्जती करा दे रहे हो। ठीक है, तो क्या बना, आपड़ा खड़ापड़ा, तो बन गया आपका बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो हाइट क्या रहेगी सर, हाइट तो 15 ही है ना, हाइट 15 ही है, तो इसको घुमा के ये बनाया तो सर्कल बना, तो जो बड़ी लंबाई भुजा थी उससे क्या बना, सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया 15 सेंटीमीटर सर, और ये पूरा का पूरा कवर कर क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं बनेगी दोस्त, ये क्या बनेगा, इस सर्कल का परिधि बनेगा। तो 2πr बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलना 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r बराबर 22। तो r कितना आ गया दोस्त, तो बोलना सर r आ जाएगा 7/2, यानी कि 7/2। ये क्या है, आपकी त्रिज्या हो जाती है। तो अभी मुझे त्रिज्या मालूम चल गई 7/2, मुझे हाइट मालूम चल गई 15 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, उस बने हुए सिलेंडर का, बेलन का आयतन, और वो कितना आ जाएगा, तो बोलना πr²h। तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलना सर ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 × 7 ये, तो 105 ये हो जाएगा 5 5 1 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 577 × 1/2, 577 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आयतन इस बेलन का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास पेपर तो नहीं होगा एग्जाम में,
क्वेश्चन पेपर हो सकता है, पलटा देना समझ में आ जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन वाली जो पावर होती है ना, वो आपको, आपकी जो सोचने की शक्ति होती है, दिमाग के अंदर पेपर दिख रहा है 22x15 का, 22 से मोड़ दिया, 15 उसकी हाइट, डायग्राम जो दिमाग के अंदर बनाया वो पेपर बना दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर अपन ब्रेक लेते हैं, अगला जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 में लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए अलविदा। मैं इसको पढ़ते रहिए, डाउट आएगा तो पूछते रहिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं किसी वक्त। बस आप पढ़िए और सिलेक्शन जरूर लीजिएगा, इससे हमें खुशी होगी। ठीक है, और अगर अभी तक बने हुए हो तो थैंक यू सो वेरी मच। समझदार हो, होनहार हो तो भैया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हो तो। अगर बाद में आए हो, पहली बार आ चुके हो, सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और उसको शेयर कर देना अपने जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके उन साथियों का भला हो जाए जो लोग मैथ से कमज़ोर हैं। ठीक है, तभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल यार।